बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना के ऊपर वैसे तो पहले भी हम 2 दफ़ा बात कर चुके हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 2 दिन से पाकिस्तान में कोरोना की वजह से जाँ बहक अफराद की तादाद डबल डिजिट में आना शुरू हो गई है और कोरोना के जो केसेस हैं उनमें भी मुसलसल इजाफा हम देख रहे हैं। तो ये हमारे लिए फ़िक्र की बात है। इस हवाले से 3 पॉइंट्स के ऊपर आज हम बात करेंगे। बी अवेयर, बी केयरफुल एंड बी रिस्पॉन्सिबल। अब इसमें देखना यह है कि बी अवेयर, किन चीज़ों से हमने अवेयर होना है। मेरा मकसद यहाँ पे बी अवेयर होने का मतलब है कि हम उस सोच से हमने अवेयर होना है जो हमें इस जंग के खिलाफ जो कोरोना के साथ चल रही है हमारे मुल्क में, इससे थोड़ा आपको इधर उधर करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं की वजह से आज कुछ लोग हमारे मुल्क में अभी भी ये कह रहे हैं कि ये ड्रामा है, ये कुछ भी नहीं है। कुछ लोग तो इस हद तक कह रहे हैं जी कि आपने कोई कोरोना का पेशेंट देखा है। तो ये सोच अभी तक हमारी सोसाइटी में चल रही है, जिसकी वजह से इसका स्प्रेड भी बढ़ रहा है। ऐसी सोच क्यों आ रही है? ऐसी सोच इसलिए आ रही है कि हमारे मुल्क में स्पेशली एक वो तबका है जिसके ऊपर हमने पहले भी बात की थी कि जो कि इस वबा को साजिश कह के, कुछ और तरह की थ्योरीज कह के हमारी अटेंशन को डाइवर्ट कर रहे हैं। और जो हमारे लोग हैं, जाहिर है कि वो इन चीज़ों को जब देखते हैं तो उसको वो कुछ ना कुछ फॉलो भी करने की कोशिश करते हैं। अब जाहिर है कि उसमें इस्लाम का नाम भी इस्तेमाल होता है, उसमें इकोनॉमिक्स का नाम भी इस्तेमाल होता है। मेरा कहना ये है कि जब ये चीज़ें जब आप किसी भी जंग में होते हैं तो जब आपके ऊपर अटैक हो जाता है तो उस टाइम पे सिर्फ आपका एक फोकस होता है कि इस जंग को कैसे जीतना है, इस जंग में कैसे लड़ना है। साजिश क्या थी, कैसे हुआ, किसने किया, ये उस टाइम पे अटैक के ऊपर आप इसके ऊपर नहीं सोचते हैं। उस टाइम पे आपका एक ही फोकस होता है। साजिश का जहाँ तक तल्लक है, या तो हमारी इंटेलिजेंस या आप जो लोग ये बात कर रहे हैं उनकी इंटेलिजेंस इतनी अच्छी हो कि इसके आने से पहले वो सबको अवेयर कर देते कि ये साजिश हो रही है और हमने उसके लिए तैयार रहना है। लेकिन जब ये चीज़ें आ गई हैं और मुल्क के अंदर इसका एक स्प्रेड हो रहा है और लोग मर रहे हैं, तब भी अगर हम अपनी कौम को इन चीज़ों में ही रखेंगे तो इसके खिलाफ जो हमारी लड़ाई है वो कमज़ोर होगी। इससे एक चीज़ और भी प्रॉब्लमेटिक होती है, वो ये कि जब आप एक रियासत के बयानिए के साथ नहीं चलते हैं तो फिर मुल्क में एक अफरा तफरी का आलम पैदा होता है। यही लोग एक तरफ जो स्पीकर्स हैं, जो इस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर अपना अपना चूरन बेच रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम एक कौम नहीं है। तो क्या रियासत के बयानिए के खिलाफ, मैं हुकूमत की बात नहीं कर रहा, मैं रियासत की बात कर रहा हूँ। तो जब आप रियासत के बयानिए के खिलाफ लोगों को गाइड करेंगे, गाइड तो खैर क्या करेंगे, मिस गाइड करेंगे, तो तब आप कैसे कौम बन सकते हैं, और वो भी उस वक्त जब एक मुश्किल टाइम हो मुल्क के ऊपर। तो इसलिए जो ये एक सोच है, इससे हमने अवेयर रहना है। अब इसका हम प्रैक्टिकल इम्पैक्ट देखते हैं। मिसाल लेते हैं हम अमेरिका की। अमेरिका के अंदर फर्स्ट केस जनवरी 2020 में रिपोर्ट हुआ। तो अमेरिका ने इसको इतना सीरियस नहीं लिया। ये कहा गया कि चाइना का वायरस है, वुहान से निकला है, तो हमें इससे इतना बड़ा मसला नहीं होने वाला है। लेकिन वहाँ पे एक तबके ने गवर्नमेंट को ये राय दी कि हमें लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए। तब क्या हुआ कि उनका एक डिपार्टमेंट है, वो OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, उसने राय ये दी कि अगर हम लॉकडाउन अब करते हैं तो 2% हमारी GDP मंथली बेसिस के ऊपर नीचे आ जाएगी। तो लिहाजा इस चीज़ को थोड़ा इजी होकर छोड़ दिया गया। अब उसका रिजल्ट आपके सामने है। हालांकि USA वो मुल्क है जो, अगर आप ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स की बात करें तो जो 5 बड़े मुल्क हैं, जिनमें USA है, UK है, कनाडा है, नीदरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, ये ममालिक शामिल हैं। और इनमें से अगर आप देखें USA UK के जो हालात हैं दुनिया में इस टाइम पे बहुत बुरे चल रहे हैं।
और कनाडा, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा नहीं है कि वहाँ पे इसका फैलाव नहीं हो रहा, वहाँ भी लोग मर रहे हैं, फैलाव भी हो रहा है। तो इतने सी नेग्लिजेंस कह लें, सुस्ती कह लें, इतना बड़ा नुकसान वो लोग आज बर्दाश्त कर रहे हैं। और कुछ यूरोप के ममालिक भी आपको पता है, स्पेन, इटली है, वहाँ पे इतने बुरे हालात हैं कि ये चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं कि अगर 2 पेशेंट्स आ रहे हैं, उनमें से एक यंग है और दूसरा बूढ़ा है, ओल्ड है, तो यंग को बचाने की कोशिश हो रही है और बूढ़े को कहा गया है कि तुम मरो, क्योंकि हम दोनों में से एक ही ऑप्शन है, किसी एक को बचा लें, आप तो अपनी लाइफ गुजार चुके हैं। तो आप ये सोचें ये कितना डिफिकल्ट टाइम है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि जब हमने भी इसको स्टार्ट में उस तरह से नहीं लिया, जिस तरह से स्टार्ट में कुछ लोग जो बाहर से आ रहे थे, तो उस टाइम पे आसान था इस चीज़ को रोकना, इसको स्टॉप करना, तो हमसे भी मिसकैलकुलेशन तो हुई। अब आप भी देख रहे हैं कि हमारा एक हुकूमती लेवल के ऊपर जो इदारे हमारी रिपोर्ट दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि 60% जो स्प्रेड हो रहा है हमारे लोकल हो रहा है, और ये इंतहाई खतरनाक है। तो ये हमारे लिए इससे नेक्स्ट, मैं तो अगला स्टेप सोच के थोड़ा मतलब इसके ऊपर सीरियस हो रहा हूँ कि ये जब हमारे छोटे शहरों के अंदर, टाउन्स के अंदर, गांव में अगर आ गया तो फिर क्या बनेगा। अभी तो हम यही देख रहे हैं कि ये वबा, ये बीमारी अमीर लोगों की है, उनमें ज़्यादा हो रही है। उसकी वजह कई वजूहात हो सकती हैं, जिनके ऊपर हमने कुछ लास्ट में भी बात की थी। तो आप ये सोचें कि एक रेडी वाला, रिक्शे वाला, एक किसान, वो तो वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकता, वो तो घर से बैठ के अपना काम नहीं कर सकता। अगर वो तबका डिस्टर्ब होगा तो हम भी डायरेक्टली डिस्टर्ब होंगे। वो कैसे कि जो गांव से, किसान से हमारे पास से जो सब्जियां, जो फ्रूट्स, जो हमारी ज़रूरियात की चीज़ें हैं, वो हमारे तक पहुंचने में अगर रुकावट होगी तो आप देखेंगे हालात क्या हो सकते हैं। तो इसलिए हमें बहुत ही केयरफुल होके इसके ऊपर सीरियस होके सोचना पड़ेगा, और इस चीज़ को ड्रामा या जस्ट ये कह देना कि साजिश है, कुछ नहीं होने वाला, तो इससे हमें बाहर आना पड़ेगा। इसके आगे चीज़ आती है कि बी रिस्पॉन्सिबल। हम कैसे रिस्पॉन्सिबल अपने आप को साबित कर सकते हैं। आज की जो कंडीशन है, जो आज की चीज़ें हैं, इसके अंदर मैं ये समझता कि अगर वाकई ही हम मुहिब्बे वतन हैं, अपने मुल्क से प्यार करते हैं, अपने लोगों से प्यार करते हैं, अपनी फैमिली से प्यार करते हैं, तो हमको इस स्प्रेड को स्टॉप करना पड़ेगा, हमें केयरफुल होना पड़ेगा, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना पड़ेगा। जो भी इसके लिए हमें WHO की तरफ से स्पेशली और हमारे हुकूमती लेवल की तरफ से जो डॉक्टर्स की गाइडलाइंस आ रही हैं, वो तो नेशनल मीडिया के ऊपर भी आ रहे हैं और हर बंदा उन चीज़ों को समझ भी रहा है, हम वो करें। इसमें क्या होगा कि हम अपने साथ साथ अपनी फैमिली को, अपनी सोसाइटी को, अपने लोगों को इससे बचा पाएंगे। वरना अगर हम इससे फरार का रास्ता देखेंगे या इस चीज़ को मानेंगे नहीं कि ये एक सीरियस कंसर्न है, तो इसके हालात बड़े भयानक हो सकते हैं। ये कोई डराने वाली बात नहीं है, कोई पैनिक फैलाने वाली बात नहीं है, ये वो रियलिटीज़ हैं जो हम दुनिया में देख रहे हैं। हमारे पास अब भी अल्लाह का शुक्र है कि हम उस लेवल पे नहीं पहुँचे हैं, हमारे पास उस तरह के वसाइल भी नहीं हैं। तो हम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो यही है कि हम केयरफुल भी रहें और रिस्पॉन्सिबल भी रहें, ताकि जो ये एक चैलेंज का हमें आज सामना है, जो इकोनॉमिकली भी हमें हर्ट कर रहा है, सोशली भी कर रहा है और फिनंशियली भी कर रहा है, तो इन चीज़ों से हम जल्द से जल्द बाहर आ सकें। और जितनी जल्दी हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करके इसकी गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, उतनी जल्दी इस अजाब से हमारी जान छूटेगी। और इसके साथ साथ मैं ये बात आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि जैसे काफ़ी चीज़ें बंद हैं, स्कूल, कॉलेज, इदारे, जिस तरह की गैदरिंग, सारा कुछ बंद है, मोस्टली टाइम घर पे गुजर रहा है। तो इस चीज़ का हम फ़ायदा उठाते हुए, ये बीइंग अ मुस्लिम हमारा ईमान है कि जो भी इस तरह की चीज़ें आती हैं तो वो अल्लाह का अज़ाब भी होता है।
تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اس چیز کو جو ہمارے پاس ٹائم ہے اس ٹائم کو ضائع نہیں کریں، اپنی فیملیز کو، اپنے سوسائٹی کے اندر ان سے بھی انٹریکشن کو ظاہر ہے سوشل میڈیا کے تھرو ہم کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط کریں، اور جو ہماری غلطیاں کوتاہیاں انفرادی ہیں اجتماعی ہیں ان سے ہم معافی مانگیں تاکہ ہمیں اس عذاب سے اس وبا سے ہماری جان چھوٹ سکے اور ہم ایک جو روٹین کی لائف ہے، جو ایک نارمل زندگی ہے، اس کی طرف آگے بڑھ سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔